नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वह दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। फिलिस्तीन ने ब्रिक्स संगठन में सदस्यता के लिए आवेदन किया है और चीन ने साफ कहा है कि वह लाइक माइंडेड पार्टनर्स को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिलिस्तीन वाकई ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, खासकर भारत और स्टूडेंट्स की तैयारी पर क्या पड़ेगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फिलिस्तीन और ब्रिक्स की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संघर्ष को जानना होगा, क्योंकि यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय झगड़ा नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा विवादों में से एक है। 1948 में इजराइल राष्ट्र की स्थापना के बाद लाखों फिलिस्तीन अपने घरों से बेघर हुए, जिसे नकबा यानी महाविनाश कहा जाता है। और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन की जनता अपने स्वतंत्र राष्ट्र और स्वशासन के अधिकार के लिए लड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में ही फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन जमीन पर हालत कभी भी स्थिर नहीं हो पाए। फिलिस्तीनियों के पास आज 2 मुख्य क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक और गाजा, लेकिन इन दोनों इलाकों पर भी पूर्ण नियंत्रण उनके पास नहीं है। वेस्ट बैंक का बड़ा हिस्सा इजराइल के सैन्य नियंत्रण में है और गाजा पिछले कई वर्षों से नाकेबंदी और संघर्ष का शिकार है। इस पृष्ठभूमि में फिलिस्तीन की कोशिशें हमेशा यही रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे मान्यता और समर्थन मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन उसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिली, क्योंकि सुरक्षा परिषद में अमेरिका जैसे देश इनका पुरजोर विरोध करते हैं। अब जब फिलिस्तीन ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो यह केवल संगठन में शामिल होने का मामला नहीं है, बल्कि यह उसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की लड़ाई का हिस्सा है। ब्रिक्स की खासियत यह है कि इसमें पश्चिमी देशों का दबदबा नहीं है, बल्कि इसमें शामिल राष्ट्र और अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है और ऐतिहासिक रूप से भारत ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता भी दी है। हालांकि बाद के वर्षों में भारत ने इजराइल के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन बनाने की रही है। रूस ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है और शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ फिलिस्तीन का बड़ा सहयोगी था। चीन भी फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, क्योंकि वह पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करता है और खुद को ग्लोबल साउथ का नेता दिखाना चाहता है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी फिलिस्तीन के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि वे उपनिवेशवाद और नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष कर चुके हैं। इसीलिए उन्हें फिलिस्तीन का संघर्ष अपना सा लगता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि ब्रिक्स में फिलिस्तीन की एंट्री केवल एक नए सदस्य का जुड़ना नहीं होगा, बल्कि यह प्रतीक होगा कि संघर्षरत समाजों को भी बड़ी वैश्विक संगठन में जगह मिल सकती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के विस्तार की। जब यह संगठन शुरू हुआ था तब इसमें केवल 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। उसके बाद लंबे समय तक यह 5 देशों का ही समूह रहा, लेकिन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने बड़ा विस्तार किया और सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया जैसे देशों को सदस्य बना लिया। इससे यह साबित हो गया कि ब्रिक्स अब एक बंद क्लब नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों को जगह देने के लिए तैयार है जो बहुपक्षीयता, सहयोग और विकास में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि फिलिस्तीन ने भी इस मौके को देखते हुए आवेदन किया। स्टूडेंट्स के लिए यह जानना दिलचस्प है कि ब्रिक्स का विस्तार केवल नए देशों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा है। जब कोई देश ब्रिक्स में शामिल होता है तो इसका मतलब है कि वह पश्चिमी ढांचे से हटकर वैकल्पिक सहयोग की ओर आगे बढ़ रहा है। फिलिस्तीन के आवेदन से जुड़े सवाल यह भी है कि क्या उसे आर्थिक रूप से फायदा होगा। अगर वह ब्रिक्स का हिस्सा बनता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से उसे सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकता है, चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से निवेश आ सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी हो सकती है और उसकी जनता को रोजगार का अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा होगा राजनीतिक, यानी फिलिस्तीन की आवाज़ अब केवल अरब लीग या संयुक्त राष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह सीधे ब्रिक्स जैसे मंचों पर बड़े देशों के बीच अपनी बात रख सकेगा।
यही कारण है कि स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता केवल कागजी या औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह किसी भी राष्ट्र के लिए अस्तित्व और भविष्य की दिशा तय करने का माध्यम बन सकती है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। इजराइल के साथ कई ब्रिक्स देशों के गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध है। विशेषकर भारत और चीन दोनों इजराइल से रक्षा और तकनीकी सहयोग करते हैं। ऐसे में फिलिस्तीन को शामिल करने का फैसला ब्रिक्स के अंदर मतभेद भी पैदा कर सकता है। दूसरी ओर ब्रिक्स को यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह केवल आर्थिक संगठन या राजनीतिक भी बनना चाहता है। अगर वह राजनीतिक दिशा में जाता है तो फिलिस्तीन का शामिल होना स्वाभाविक होगा, लेकिन अगर वह केवल व्यापार और निवेश तक सीमित रहना चाहता है तो यह फैसला टल सकता है। स्टूडेंट्स को इस स्थिति को यह सीखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा स्पष्ट और सीधे रेखा में नहीं चलती, बल्कि उसमें कई बार हितों, दबावों और रणनीति का जटिल मिश्रण होता है। जब हम ब्रिक्स की आर्थिक ताकत की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह संगठन केवल राजनीतिक मंच नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का बड़ा स्तंभ है। ब्रिक्स देशों की संयुक्त आबादी लगभग 3.5 अरब से ज़्यादा है, जो दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या को दर्शाता है, और इनकी सम्मिलित जीडीपी दुनिया के कुल उत्पाद का लगभग 30 से 35% तक पहुँच चुकी है। चीन और भारत जैसे देश वैश्विक विकास दर के इंजन माने जाते हैं। रूस ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति है। ब्राजील कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका खनिज और व्यापार मार्गों के लिए अहम है, और नए जुड़े देशों में सऊदी अरब व यूएई जैसे तेल उत्पादक दिग्गज भी शामिल हैं। ऐसे में अगर फिलिस्तीन इस संगठन का हिस्सा बनता है तो उसे केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग का भी नया आयाम मिलेगा। फिलिस्तीन के सबसे बड़े फायदा यह होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और साझेदारों की नज़र में एक स्थिर और मान्यता प्राप्त साझेदार के रूप में उभरेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह भी जानना जरूरी है कि किसी देश के विकास में बाहरी निवेश और तकनीकी सहयोग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और ब्रिक्स के साथ जुड़कर फिलिस्तीन इन अवसरों तक सीधा पहुंच बना सकता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो अगर फिलिस्तीन को ब्रिक्स में जगह मिलती है तो वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज और सहायता मिलने पर फिलिस्तीन अपने स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पतालों को मजबूत कर सकता है, नई सड़कें और ऊर्जा संयंत्र बना सकता है, और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। यह बदलाव केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे वहां का समाज भी स्थिर होगा, हिंसा और असुरक्षा की स्थिति कम होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन को एक जिम्मेदार और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। अब अंत में यह कहना सही होगा कि फिलिस्तीन का ब्रिक्स में आवेदन केवल एक समाचार नहीं है, बल्कि यह विश्व राजनीति का वह मोड़ है जो आने वाले समय में शक्ति संतुलन, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय कर सकता है। यह स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, विश्लेषण और सोचने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इसी तरह से विज्ञान में आने वाले समय में परीक्षाओं, करियर और रिसर्च के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्रिक्स जैसे संगठन दुनिया का संतुलन बदल रहा है, और फिलिस्तीन जैसे छोटे लेकिन संघर्षरत राष्ट्र के लिए यह कितना बड़ा अवसर हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन को ब्रिक्स में सदस्यता मिलनी चाहिए, या फिर ब्रिक्स को अभी केवल आर्थिक मुद्दों पर ही ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच और सुझाव ही इस चर्चा को और समृद्ध बनाएंगे। और याद रखिए, यह विषय खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि वे दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से समझ सके और अपने भविष्य के लिए जागरूक बन सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।